बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, मशरिक़ वस्ता जंग की आग में जल रहा है। एक जंग शुरू होती है, दूसरी शुरू होती है, फिर तीसरी शुरू होती है और अब लग ये रहा है कि सऊदी अरब को एक बड़ी जंग में फंसाया जा रहा है। और दो इंतहाई इत्तेहादी जो कि यूएई और सऊदी अरब हमेशा से एक डायरेक्शन में चलते रहे हैं इस खित्ते के अंदर, अब एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान एक इंतहाई कशमकश में मुब्तला है, क्योंकि वो दोनों ही ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ना सिर्फ अच्छे हैं बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी इनसे जुड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जो कि हर साल 35 से 36 बिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और उस पैसे से ये पाकिस्तान चलता है। और इसमें यूएई का यानी कि 18 लाख पाकिस्तानी इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, जिनसे 7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हर साल यहां पे पाकिस्तान में आता है। जबकि सऊदी अरब की बात करें तो वो कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में पैसे भेजने वाले जो ओवरसीज हैं वो सबसे ज्यादा सऊदी अरब से भेजते हैं और सऊदी अरब ही हमें सबसे ज्यादा इमदाद देता है। और उसके बाद दिफाई मुआहिदा और दीगर चीजें जो हैं वो एक अलग चीज है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सऊदी अरब और यूएई एक अजीब कशमकश में मुब्तला है और लग ये रहा है कि ये दोनों ममालिक की आपस के अंदर कशमकश बहुत ज्यादा कशीदगी का इख्तियार करने जा रही है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर तमाम तर कहानी सुनाऊंगा और किसी भी वीडियो को करने या सुनने का मकसद ये होता है कि आपको वहां के तमाम तर हालात के बारे में पता चल जाए कि ये एसटीसी क्यों है, सऊदी अरब का एसटीसी से क्या मसला है, हौसी वहां पे क्या कर रहे हैं, यूएई के क्या इंटरेस्ट हैं, खित्ते में दीगर ताकतों के वहां पे क्या मुफादात हैं और ये सब आपस में क्या चाहते हैं और पाकिस्तान यहाँ पे क्या रास्ता इख्तियार करने जा रहा है। इस हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। अब एक बात समझ लें, सबसे ज्यादा यमन के हवाले से अगर आपने गुज़िश्ता कई सालों से किसी ग्रुप का नाम सुना होगा तो वो है हौसी बागी। ये बागी हैं अपने ही मुल्क यमन में और कई लोगों की नजर में ये मुजाहिद है इसराइल के खिलाफ। अब ये यमन के अंदर हम ये देखते हैं कि ये यमन के शमाल में है, जबकि ये सऊदी अरब के जनूब में है और ये सदा नाम की एक वादी है वहां पे जो कि सऊदी अरब के साथ बिल्कुल जुड़ती है। अब यहाँ पे ऊंचे पहाड़ हैं, तंग वादियां हैं और इस इलाके को सादा कहा जाता है और यहाँ पे एक कबीला है बल्कि एक खानदान है जिसे हौसी खानदान के नाम से जाना जाता है। ये 1990 से तहरीक शुरू हुई, हौसी तहरीक, कि हमें यहाँ पे खुद मुख्तारी चाहिए, शनाख्त चाहिए, हमें यहाँ पर हकूक चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जो सदा के पहाड़ है ये सऊदी अरब के लिए एक तरह से अमन की दीवार थे, लेकिन जब यहां पे बदअमनी फैलना शुरू हुई तो 2004 में यमनी हुकूमत और हौसियों की आपस में लड़ाई हो गई और सऊदी अरब ने यमनी हुकूमत को सपोर्ट किया। सदा और सऊदी अरब की जो सरहद है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पहाड़ों में घिरी हुई सरहद है, जिसकी सिक्योरिटी तकरीबन नामुमकिन नजर आती है। लेकिन आप कोशिश करें तो जिस तरह पाकिस्तान ने सिक्योर किए हालात को आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और एनर्जी चाहिए होती है और एक बड़ी फौज भी दरकार होती है। अब हम ये देखते हैं कि यमनी हौसी जो है वो 2009 में सरहद को क्रॉस करके कई नौजवान वहां पे पहुंच गए, जिसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है और एक तरह से खुली दुश्मनी शुरू हो गई। अब यहां पे एक मकसद ये भी था कि ये हौसियों को ईरान सपोर्ट कर रहा था, तो ईरान की सपोर्ट को वहां पे कम करना और सऊदी अरब के मुखालफिन को वहां पे खत्म करना। तो अब 2011 के अंदर हमने देखा कि जो हुकूमत थी यमनी वो कमजोर हो गई, हौसी तंजीम जो है वो मुनज़्ज़म हो गई और फिर 2014 में दारुल हुकूमत सना पर इन्होंने कब्जा कर लिया हौसियों ने। अब इस सारी सूरत हाल के बाद मार्च 2015 में हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब एक फौजी इत्तेहाद बनाता है जिसमें यूएई पहले नंबर पे, कतर, केएसए, कुवैत यानी केएसए मतलब सऊदी अरब जिसकी सरबराही में ये फौज और ये इत्तेहाद बन रहा था,
कोवैत, मिस्र, उर्दन, मराकश, सूडान और सेनेगल, ये तमाम ममालिक ने मिलकर ये फौज बनाई। बेशक इसके सरबराह जनरल राहील शरीफ थे, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2015 में ये फैसला किया कि एक मुस्लिम मुल्क के अंदर लड़ने के लिए हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे, जिसके बाद हमने देखा कि ताल्लुकात भी काफी खराब हुए। इस इत्तेहाद यानी फौजी इत्तेहाद को बनाने का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से हुकूमत बहाल की जाए यमन के अंदर, हौसियों को रोका जाए, जनूबी सरहद यानी सऊदी अरब की जनूबी सरहद को महफूज किया जाए, ईरानी असर रसूख को कम किया जाए। यूएई का ये मुफादात थे कि वो किसी भी तरीके से यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है यमन के जनूब वाला यानी समंदर की तरफ का हिस्सा है अदन, जिसको मैं कह सकता हूं, आप मैप में दे सकते हैं, यहां पे अपना असर रसूख कायम करना, बंदरगाहों का कंट्रोल हासिल करना और अपने तिजारत के रास्तों को महफूज करना, क्योंकि यूएई ज्यादातर तिजारत पे डिपेंड करता है। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे मामलात चल रहे थे और अब एकदम से हमारे पास एक खबर आती है कि सऊदी अरब के जो फौजी इत्तेहाद है उसने मुकाला पोर्ट पर बमबारी की है, हमला कर दिया है और वहां पे कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे यूएई की जो फौजी गाड़ियां, असला और वो सारा कुछ वहां पे डंप किया जा रहा था और वो जो जहाज था उसने अपना ट्रैकिंग सिस्टम पहले ऑफ किया और ना ही इजाजत तलब की और वो गाड़ियां उसने उतारना शुरू कर दी। अब जो फौजी इत्तेहाद था उसने सऊदी फौजी इत्तेहाद उसने बहुत ज्यादा मोहतात तरीका इख्तियार किया और वेट किया कि गाड़ियां कैसे नीचे एक जगह पे इकट्ठी होती हैं और फिर उनके ऊपर हमला करके उनको तबाह कर दिया गया और यह बताया गया कि जनाब हमने किसी भी ऐसी गाड़ी को निशाना नहीं बनाया जो कि जहाज से अभी तक उतरी नहीं थी और उसके बाद फिर ये सारे के सारे मामलात एकदम से फास्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे यमन की सदारती कौंसिल जिसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, उनके जो सरबराह है रशाद अल अलीमी, उन्होंने ये कहा कि जनाब हम दफाई मुआहिदा मंसूख करते हैं यूएई के साथ, हम 24 घंटे के अंदर अंदर यूएई की फौज यहां से निकल जाए। 72 घंटे के लिए उन्होंने फिजाई, जमीनी और बहरी नाकाबंदी लगा दी और साथ में 90 दिन के लिए हंगामी हालात नाफिज कर दिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब के इत्तेहाद ने यह कहा कि जनाब ये कार्रवाई यूएई की हमायत याफ्ता जनूबी अलहदगी पसंद तंजीम STC यानी सौदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के खिलाफ की गई थी और उसको फौजी मदद जो है वो फराहम की जा रही थी। और सऊदी अरब के जो दफ्तर खारजा है उसने ये बयान दिया कि जनाब बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से उठाए गए इकदामात नहायत खतरनाक हैं और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए शदीद खदशात का बाइस बन सकते हैं। अब ये सारी की सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हो गई, पाकिस्तान एक नाजुक तरीन सूरत हाल के अंदर फंस गया, लेकिन उसके साथ ही फिर यूएई कहता है कि जनाब ये जो गाड़ियां हैं ये तो हम अपने फौजियों को भेज रहे थे जो वहां पे मौजूद हैं, जो रजाकाराना तौर पे रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स और एंटी टेररिज्म फोर्स के तौर पे वहां पे काम कर रहे हैं और हम अब फौरी तौर पे अपने इस मिशन को रजाकाराना तौर पे खत्म करते हैं। इसके साथ ही बहरीन का भी आया कि जनाब आप मेहरबानी करें इसको प्यार मोहब्बत से इस मामले को हल कर लें। और सऊदी अरब के लिए भी इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ही नाजुक हुई है और पाकिस्तान के लिए खास तौर पे कि पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई, वो दोनों इत्तेहादियों को किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकता और ना ही वो चाहता कि कोई इस तरह का कोई काम हो जिससे पाकिस्तान को एक मुल्क को चूज करना पड़े और उसके लिए वो इंतहाई मोहतात तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त कई सवालात हमारे सामने आती है कि आखिर ये सब कुछ होने क्या जा रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बड़ी ही तफसील से समझाता हूं जो कि आपको वहां के अंदरूनी मंजरनामे को क्लियर कर देंगी। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूएई STC को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसके मुफादात क्या हैं, STC में कौन कौन से जंगजू ग्रुप शामिल हैं और वो सऊदी अरब से नाराज क्यों हैं। ये बात अगर आप समझ जाएं तो आपको सारे का सारा मामला समझ आ जाएगा। अब ये लड़ाइयां तो 2004 से शुरू हुई हैं, पहले ये हौसी बागियों के खिलाफ हो रही थी, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि STC का क़याम 2017 में हुआ जो कि जनूबी यमन की अलहदगी और खुद मुख्तारी मांग रहे थे और उनका जो मरकज है वो था अदन।
اور اس کے ساتھ ہی وہ شمالی یمن سے مکمل سیاسی و عسکری علیحدگی چاہ رہے تھے، جو کہ 1990 سے پہلے وہاں پہ وہ خود مختار تھے، اس کو وہ بحال کروانا چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای ایس ٹی سی کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اب یہاں پہ یو اے کی جو بڑی دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ عدن پورٹ اور یہ مکلا بھی کہتے ہیں اس کو، مکلا بھی کہتے ہیں اس کو، مکالا بھی کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے عربی زبان کا الفاظ ہے، اس کو ہم نے اردو میں اگر پروناؤنس کریں گے تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا۔ عدن پورٹ، مکلا پورٹ، اس کے ساتھ ہی باب المندب جو آبنائے ہے، آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے تیل کے راستے سارے کے سارے بحیرہ احمر سوئز کنال کے تھرو ہو کے وہیں سے گزرتے ہیں اور اس کونے سے گزرتے ہیں جو کہ ہارن آف افریقہ بھی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان تمام راستوں کو یو اے ای چاہتا ہے کہ اس کے دوست کنٹرول کریں تاکہ اس کی تجارت کے اندر کسی بھی قسم کے کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یو اے ای اخوان المسلمین کی مخالفت کرتا ہے جبکہ قطر اخوان المسلمین کو سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جو یمن کی مرکزی حکومت میں الاصلاح پارٹی ہے وہ اخوان المسلمین کی حامیہ اور اخوان المسلمین کا اس پر کافی اثر ہے۔ یو اے ای پورے خطے کو سمجھتا ہے کہ اخوان المسلمین سے خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ایس ٹی سی ہے وہ سیکولر اور اینٹی اخوان جماعت ہے۔ تو اب یہاں پہ یو اے کے لیے ایس ٹی سی ایک قدرتی اتحاد کے طور پہ سامنے آ گیا۔ اب یو اے ای صرف سعودی عرب کے سائے میں نہیں پلنا چاہتا، یہ چیزیں ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں ایس ٹی سی کو سپورٹ کرنا، یو اے ای نے بیسیکلی سعودی اثر کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے اور جنوبی یمن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کی تجارت جو ہے وہ چلتی رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایس ٹی سی کے اندر کون کون سے جنگجو گروپ ہیں؟ 4 مین مرکزی گروپ ہیں اس کے اندر۔ ایک ہے سیکیورٹی بیلٹ فورسز، اب یہ عدن اور آس پاس کے علاقوں میں سرگرم ہے اور براہ راست یو اے ای کی تربیت یافتہ ہے۔ ساتھ میں جو حضر موت کا علاقہ ہے، پورا ایک صوبہ ہے یہ، یہاں پہ اثر و رسوخ قائم کرنا اور القاعدہ کے خلاف جو ہے وہاں پہ سرگرمیوں کو اپنیوں کو قائم رکھنا۔ ایک ہے شبوانی ایلیٹ فورس، یہ شبوا صوبے میں واقع ہے اور تیل اور گیس کے علاقوں کو یہ کنٹرول کرتی ہے، جبکہ جنوبی مزاحمتی ملیشیا جو ہے وہ مقامی قبائلی جنگجوؤں پر مشتمل ہے اور شمالی یمن اور حوثیوں کے خلاف سخت موقف یہ رکھتے ہیں، اور یہ تمام گروپ یو اے ای کی عسکری، مالی اور انٹیلیجنس سپورٹ سے مضبوط ہوئے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے وہاں پہ۔ لیکن سعودی عرب سے یہ کیوں ناراض ہو گئے؟ پہلے تو یہ سعودی عرب کو سپورٹ کر رہے تھے یو اے ای کے ساتھ مل کے، تو یہاں پہ سعودی عرب نے 2019 میں ریاض ایگریمنٹ کروایا۔ وعدہ تھا کہ پاور شیئرنگ کی جائے گی، جنوبی یمن کو اختیارات دیے جائیں گے، لیکن معاہدہ مکمل طور پر نافذ نہ ہوا اور ایس ٹی سی کو اس حوالے سے نظر انداز کیا گیا۔ اب سعودی عرب نے جو سپورٹ کیا منصور ہادی کی حکومت کو، جو 2012 سے 2022 تک رہی، اس میں اب منصور ہادی کو یہ ایس ٹی سی کرپٹ سمجھتے تھے اور شمالی مفادات کا نمائندہ سمجھتے تھے، جبکہ یہ جنوب کے اندر ایس ٹی سی طاقت رکھتی ہے، اور جنوبی یمن کی جو قربانیاں ہیں ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ان کو سیاسی فائدہ نہیں دیا گیا۔ یہی احساس محرومی جو ہے وہ ناراضگی کے اندر تبدیل ہو گئی، اور پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یمن میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 محاذوں پہ جنگیں جاری ہیں۔ ایک طرف حوثی بمقابلہ سعودی اتحاد، دوسری طرف ایس ٹی سی بمقابلہ مرکزی حکومت، تیسری طرف ایس ٹی سی سعودی عرب بمقابلہ جو جنوبی یعنی ایس ٹی سی آپ کہہ لیں جنوبی خود مختاری کی جو تحریکیں وہاں پہ چل رہی ہیں وہ، اور یمن اس وقت کئی قسم کی پراکسیز کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ یو اے ای بمقابلہ اخوان المسلمین بھی چل رہا ہے، تو یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے اس نے ایک عجیب کشمکش پیدا کر دی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو سپورٹ نہیں مل رہی اور یہ جناب پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کے جو سربراہ ہیں شیخ محمد بن زید جو پاکستان آئے تو بڑی افواہیں پھیلائی گئیں اور عجیب و غریب سی باتیں کی گئیں، اور اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ جیسے وہ کوئی پاکستان پر خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو انفارمیشن دے دوں
کہ यूएई ने पाकिस्तान नहीं खरीदा। इस वक्त 3 ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अगर $15 बिलियन के रिजर्व हैं, फॉरेन रिजर्व, उनमें से 4 से 5 बिलियन डॉलर सऊदी अरब के हैं, तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर चीन के हैं और 3 बिलियन डॉलर यूएई के हैं। यूएई के जो 3 बिलियन डॉलर है वो $1 बिलियन के फौजी फर्टिलाइजर के शेयर खरीदने जा रहा है। अब यहां पे भी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई कि जनाब फौजी फर्टिलाइजर खरीदने जा रही थी पीआईए को, एक दिन पहले वो वहां से आउट हो गई बिड से, आरिफ हबीब ने वो खरीद ली। अब आरिफ हबीब को फौजी फर्टिलाइजर सपोर्ट करने जा रही है और फौजी फर्टिलाइजर को यूएई सपोर्ट करने जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि $1 बिलियन के यूएई फौजी फर्टिलाइजर के शेयर्स खरीदने जा रहा है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक तरह से इंडस्ट्री है और $5.6 बिलियन उसकी वर्थ है। अब जो शेयर्स हैं वो यूएई को ट्रांसफर किए जाएंगे, जो $1 बिलियन है वो हुकूमत के पास आ जाएगा और हुकूमत जो है जो मुकामी रुपया है वो फौजी फर्टिलाइजर को $1 बिलियन के मुकाबले में देगी और उसके बाद ये डील सेटल हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि पाकिस्तान दिफाई साजो सामान के हवाले से $9 बिलियन के दिफाई कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त कर चुका है, जो कि इस वक्त अंडर द कारपेट चल रहे हैं चीजें और बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है ये पाकिस्तान के किसी भी लिहाज से फायदे में नहीं है। पाकिस्तान ये चाहता है कि ये फौरी तौर पे ये सॉर्ट आउट हो मसला और इसको सफारती महाज पे हल किया जाए, जंगी महाज पे इसके ऊपर हिकमत अमलियां और पेशकदमी कम की जाए और इसी कशमकश के अंदर पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है, क्योंकि यूएई भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं, चाहे एमिरेट्स की बुनियाद रखनी हो एयरलाइन की या कोई और काम हो। पाकिस्तान ने यूएई के साथ मुकम्मल ताउन किया है और यूएई ने भी बुरे वक्त में पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। यही नहीं बल्कि ज़राअत, आईटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हम ये देख रहे हैं कि दिफाई साजो सामान JF-17 थंडर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पाकिस्तान यूएई के साथ ताउन करने जा रहा है और जो सऊदी अरब के साथ ताउन है वो तो अनलिमिटेड है, हर जगह पे हर तरह से हर लिहाज से वो काम चल रहा है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। अगर आप समझते हैं कि अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके जहन में रह गया है जिसका जवाब इस वीलॉग में नहीं है तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका जवाब भी दें। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता रहे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।